Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Kait and welcome to the another video of IFRS 15 that is revenue from contract with customers. IFRS 15 में हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल था। अपनी पिछली वीडियोस में हमने स्टेप 1 को डिटेल में कवर किया जो था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आज की इस वीडियो में हम स्टेप 2 को डिस्कस करेंगे दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हवाले से हमने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक शॉर्ट डिस्कशन ये की थी कि कॉन्ट्रैक्ट में जनरली एक पार्टी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देती है और कस्टमर एक पार्टी को उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रेम्युनरेशन कोई ना कोई कंसिडरेशन पे कर रहा होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अपने कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस कर रही है, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहले हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या, फिर डिस्टिंक्ट के क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस किस वक्त डिस्टिंक्ट हो गए, और इसके बाद फिर हम स्टेप 2 की कुछ रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन को देख रहा हूँ। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर टू द कस्टमर। Performance obligation is a promise to transfer to the customer either goods or services or a bundle of goods or service that is distinct, or a series of distinct goods or services that are substantially same and that have the same pattern of transfer to the customer. कहता है कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस करते हो और वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है। डिस्टिंक्ट को आईएफआरएस 15 में डिटेल में डिस्कस किया गया कि डिस्टिंक्ट है क्या, और हम आज ही की वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल यूं समझे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं और हर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंक्ट है, अलग है, ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई हो रहे होंगे। तो ये गुड्स एंड सर्विस या बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो सकते हैं जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करे। ये सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है जो कि सब्सटेंशियली सेम हो और उनका सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक क्लीनिंग कंपनी है, उसका किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसे 30 दिन तक क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, तो ये सीरीज ऑफ सेम सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक न्यूज़पेपर कंपनी है, वो अपने कस्टमर को डेली बेसिस पे साल के 365 दिन न्यूज़पेपर प्रोवाइड करती है, तो ये सीरीज ऑफ गुड्स है, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स है जो कि कस्टमर को प्रॉमिस किया गया है कि उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज या वो सारे सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उसे हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम दे रहे होंगे। अब आईफआरएस 15 की रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टेप 2 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे सबसे पहले आपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया। अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करोगे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितने डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या गुड्स एंड सर्विसेज को ही सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि स्टेप 4 में एलोकेशन गलत होगी, स्टेप 4 में एलोकेशन गलत होगी तो स्टेप 5 में रेवेन्यू भी गलत रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अपने कॉन्ट्रैक्ट के डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके हवाले से कहता है at contract inception, an entity should assess the goods and services promised in a contract with a customer and should identify as a performance obligation. Contract inception पे एक कंपनी कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करेगी। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? दैट इज प्रॉमिस टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर गुड्स और सर्विस और अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट, और a series of distinct goods or services that are substantially same and that have same pattern of transfer to the customer. अच्छा, अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है या सेपरेट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में इस एक्सप्रेसली रिटर्न होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन होगी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मेरे स्कूल में किसी सब्जेक्ट के लिए इनरोलमेंट करवाते हो, तो एक तरीका ये है कि आपको जो हमारी मार्केटिंग टीम है या सेल्स की टीम है, वो क्लियरली बताया कि अगर आप इस सब्जेक्ट में इनरोलमेंट करवाते हो तो आपको टीचर के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टीचर की तरफ से एक प्रॉपर नोट्स या हैंडबुक प्रोवाइड की जा रही होगी, और आपको एक एलएमएस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होगी जिसके थ्रू आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि भाई लेक्चर्स होंगे, हैंडआउट्स होंगे। एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज है या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली गिवन ना हो या एक्सप्रेसली बताई ना जा रही हो, लेकिन कंपनी के एंटिटी के कस्टम प्रैक्टिस या जो बिजनेस प्रैक्टिस है उससे इम्प्लॉयड हो कि वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मोबाइल मार्केट में जाते हो और मोबाइल मार्केट में जाके आप कोई नया डब्बा पैक मोबाइल परचेस करते हो। तो जब आप एक नया डब्बा पैक मोबाइल परचेस करते हो तो आपको एक मोबाइल फोन दिया जा रहा होता है
और लेट्स से साल इसके साथ में 1 साल की वारंटी भी दी जा रही होती है। तो अब मोबाइल फोन एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 1 साल की वारंटी का पीरियड एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है। अब मोबाइल फोन और उसके साथ जो 1 साल की वारंटी दी गई, ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है और ये दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने किसी इलाके की दुकान पे जाऊं, किसी इलाके में मोबाइल शॉप के पास जाऊं और वहां से एक मोबाइल फोन यूज कंडीशन में परचेज कर लूं। अब उस दुकान वाले ने मुझे मोबाइल फोन यूज कंडीशन में दे दिया, उस दुकान वाले ने वारंटी या मेरे रिटर्न ऑफ गुड के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं की। लेकिन वो दुकान वाला हमारे इलाके में मशहूर है कि अगर उससे कोई भी मोबाइल फोन परचेज करो और वो 1-2 महीने में अगर खराब हो जाए तो वो मोबाइल वाला फ्री में जो है ना उस मोबाइल को रिपेयर करके देता था, यानी कि वारंटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे इस मोबाइल शॉप वाले ने मुझे कोई एक्सप्रेस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात नहीं की इन द फॉर्म ऑफ वारंटी, लेकिन उसकी बिजनेस प्रैक्टिस, उसकी कस्टमरी प्रैक्टिस से ये बात स्टैब्लिश थी, ये बात इंप्लाइड थी कि अगर मैं मोबाइल फोन इस दुकान से परचेज करता हूँ, क्योंकि वो इलाके में मशहूर था इस बात के लिए, तो वो मुझे 1-2 महीने तक फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस हो, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो, या हो सकता है इम्प्लाइड हो, इम्प्लिसिट हो, छुपी हुई हो, बिजनेस नॉर्म्स, बिजनेस प्रैक्टिस की बेसिस पे हो। तो इसी तरह से कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही नजर आ जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में नजर आ जाए। एट टाइम्स बिजनेस नॉर्म्स, बिजनेस प्रैक्टिस की बेसिस पे एस्टैब्लिश होती है। Performance obligations are normally specified in the contract, but could also include promises implied by the entity, customary business practices, published policies, or specific statements that create a valid expectation on the part of customer that goods or services will be transferred under the contract. तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्सप्लिसिटली गिवन हो, सेपरेटली प्रोवाइडेड हो, या बिजनेस नॉर्म्स, कस्टमरी प्रैक्टिसेस के तहत डिसाइडेड हो। फॉर एग्जांपल, जनरली जब आप सीए के या एसीसीए के किसी सब्जेक्ट में एनरोलमेंट करवाते हो, तो आप एक सब्जेक्ट में एनरोलमेंट करवा लेते हो और ये इंप्लाइड होता है कि जब आपको टीचर या आपका ट्यूटर या फैकल्टी मेंबर क्लासेस कंडक्ट करता है, तो क्लासेस की कंडक्ट के साथ साथ, यानी कि क्लासेस में वो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको नोट्स और हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे नोट्स और हैंडआउट्स आपको शायद सेपरेटली बताया नहीं गया, लेकिन इस प्रोफेशन का नॉर्म है कि जब भी किसी स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के लिए एनरोलमेंट करवाता है, तो उसको क्लासेस के साथ साथ, लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स और हैंडआउट भी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन do not include activities that an entity must undertake to fulfill a contract, but those activities do not transfer a good or service to the contract customer. For example, इंटरनल अप्रूवल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। इस जुमले में ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, लेकिन उन एक्टिविटीज की वजह से कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर नहीं हो रही, कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, कस्टमर को कोई चीज नहीं मिल रही, तो ये एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को, एंटिटी को कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, लेकिन उस एक्टिविटीज की वजह से कस्टमर को कोई गुड्स या सर्विस नहीं मिल रहा, कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ये एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। इसकी यहाँ पे आसान सी एग्जांपल लिखी है कि इंटरनल अप्रूवल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मुझे एक इलाके में एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। अब मैंने सोचा कि यार ये इलाका जो है ना मेन सिटी से काफी दूर है, अगर मुझे यहाँ फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है तो मुझे डेली बेसिस पे लेबर को मेन सिटी से साइट एरिया, जो फैक्ट्री का एरिया है, वहां लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, तो मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट में काफी ज्यादा खर्चा होगा। तो मैंने क्या किया कि फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने से पहले वहां पे वर्कर्स के रहने के लिए कुछ हिसाब किताब कर दिया, कुछ छोटे मोटे झोपड़ी टाइप टेंट लगा दिए, घर बना दिए, वॉशरूम्स बना दिए, सिर्फ इसलिए कि यार मुझे वर्कर को जो है ना डेली ट्रैवल ना करवाना पड़े, उनकी कन्वेंस कॉस्ट सेव हो रही हो, और वर्कर जो है उन्हीं टेंट या उन्हीं झोपड़ियों में रहे, उन्हीं वॉशरूम्स वगैरह को इस्तेमाल करे, और फैक्ट्री कंप्लीट करेंगे तो अकॉर्डिंगली मैं वो चीजें वाइंड अप कर दूंगा। अब मैं वर्कर्स के रहने के लिए वो जो टेम्पररी टेंट लगा रहा हूँ, जो भी लगा रहा हूँ, वॉशरूम्स बना रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जरूरी था, क्योंकि मेरा वर्कर वहां पे रहेगा और वो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा और उसमें 6-8 महीने, 10 साल का टाइम लग रहा होगा। लेकिन ये जो मैंने वर्कर्स के लिए टेंट लगाए, झोपड़ी लगाई, वॉशरूम बनाए, इससे मेरे क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही। क्लाइंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री बना के देना का था, ना कि वर्कर्स के लिए कोई रहने की सहूलत बनाने के देनी थी। तो वो चीजें जो मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए करता हूँ, लेकिन उससे क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, क्लाइंट को कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रही, ये चीजें मेरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कंसिडर की जाएगी। प्रैक्टिकली
बहुत सारी कंपनीज के पास जब कोई नया क्लाइंट या नया कोई कस्टमर आ रहा हो, उस क्लाइंट को या कस्टमर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी एक रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट हो रही होती है। लाइक अगर हम फर्म्स की बात करें तो फर्म्स के पास जब भी कोई नया क्लाइंट आ रहा होता है, अदर ऑडिट का, टैक्स का, एडवाइजरी का, तो फर्म्स उन क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले उनके ऊपर एक रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करती है कि क्लाइंट की रेपुटेशन क्या है, टाइम पे पेमेंट कर देगा, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्फ्लुएंस वगैरह तो नहीं है। ये जनरली फर्म जो है ना इंटरनली एक रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर परफॉर्म कर रही होती है। अब ऑब्वियसली अगर मैं किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसमें मेरी रिसोर्सेज तो लग रही है, लेकिन इस इंटरनल अप्रूवल या इस इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की वजह से मेरे क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, मेरे क्लाइंट को कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो रहे। तो ये वो सारी एक्टिविटीज जिससे क्लाइंट को कोई गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर ना हो, ये एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये तो क्या हमने शॉर्ट डिस्कशन की के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किया। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में लफ्ज इस्तेमाल किया डिस्टिंक्ट का, कि हर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करे, जो कि डिस्टिंक्ट हो एक दूसरे से, वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो सवाल की डेट होता है कि आखिर डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, इसको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। सर व्हाट डज इट मीन बाय डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्टिंक्ट होने के लिए दो क्राइटेरियाज का मीट होना जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्टिंक्ट होने के लिए दो क्राइटेरियाज का मीट होना जरूरी है, और ये दोनों क्राइटेरियाज मीट होंगे। क्या है वो क्राइटेरिया? अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर मेट। क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, और इन दोनों के दरमियान मैंने इंटेंशनली एंड लिखा, यानी कि ये दोनों क्राइटेरियाज मीट होंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट, तो गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से अलग समझे जाएंगे। पहला क्राइटेरिया, customer can benefit from the goods or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के गुड और सर्विसेज का नेचर इस तरह का हो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के गुड और सर्विसेज का नेचर इस तरह का हो कि कस्टमर उनसे बेनिफिट हासिल कर सके, कस्टमर की औकात या कस्टमर की एबिलिटी हो कि कस्टमर उनसे बेनिफिट हासिल कर सके अपनी कैपेसिटी में रहकर या किसी और अवेलेबल रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं एक लैपटॉप मार्केट या कंप्यूटर मार्केट चले जाता हूँ, और मैं कंप्यूटर मार्केट गया और मैंने वहां से जाकर एक नॉर्मल लेट्स से 7 जनरेशन 8 जनरेशन का कोई पीसी परचेज कर लिया, और मैंने दुकान वाले से कहा कि भाई आप मुझे एक तो पीसी का हार्डवेयर प्रोवाइड कर दो, यानी कि जो भी सीपीयू है, जो हार्डवेयर है वो प्रोवाइड कर दो, और आप मुझे जो ना इसमें विंडोज 10 भी इंस्टॉल करके दे देना। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर दुकान वाले से ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर परचेज किया और उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज 10 इंस्टॉल करवाया, क्या ये दोनों सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कंसिडर किए जाएंगे या ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है? मैं इसको यूं सोचूंगा कि अगर मैं उस दुकान वाले से सिर्फ हार्डवेयर परचेज करके आ जाऊं, यानी कि सीपीयू परचेज करके आ जाऊं, तो क्या मैं उसमें खुद विंडो इंस्टॉल कर सकता हूं? यस सर, अगर आप विंडो की इंस्टॉलेशन जानते हैं तो आप दुकान वाले की मोहताज नहीं है, आप खुद चाहें तो उसमें भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ कि मैं विंडो इंस्टॉल करना नहीं जानता, तो क्या मैं उस सीपीयू में, मैं उस हार्डवेयर में किसी और दुकान वाले से विंडो इंस्टॉल करवा सकता हूँ? यस सर, अगर आप विंडो इंस्टॉल करना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, आप ये करें कि एक दुकान वाले से हार्डवेयर परचेज करें और किसी दूसरे दुकान वाले से जाकर उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज 10 इंस्टॉल करवा ले। इस केस में मैं कह सकता हूँ कि ये जो हार्डवेयर है और ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, ये दोनों डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ हार्डवेयर से भी बेनिफिट हासिल कर सकता हूँ, आइदर उसमें खुद विंडो इंस्टॉल करके या किसी दूसरे दुकान वाले से विंडो इंस्टॉल करवा कर। इसी के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल मैं एप्पल के शोरूम में जाता हूँ और मैं एप्पल के शोरूम में जाकर एक मैकबुक परचेज करता हूँ। अब जब मैं एप्पल के शोरूम में जाकर एक मैकबुक परचेज करूंगा, तो मैकबुक भी एक हार्डवेयर की फॉर्म में होगा, जो भी उसका सिस्टम है, जो भी उसकी इंटीग्रेशन वगैरह है, और साथ में उसमें एप्पल का आईओएस या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ होगा। अब यहाँ भी ये सवाल क्रिएट होता है कि ये जो मैंने एप्पल मैकबुक परचेज की और उसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है? तो मैंने ये सोचा कि क्या मैं एप्पल के शोरूम से जो मैकबुक परचेज करके ला रहा हूँ, इसमें मैं खुद विंडो इंस्टॉल कर सकता हूँ? मुझे जवाब मिला नहीं, इस एप्पल की मैकबुक में तो एप्पल वाले ही विंडो इंस्टॉल या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्या इस मैकबुक में मैं किसी दूसरे दुकान वाले के पास जाकर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकता हूँ? इसका जवाब भी आया नो। यानी कि एप्पल की केस में मैं जिस शोरूम से मैकबुक परचेज कर रहा हूं, अगर वो एप्पल का एक शोरूम है, तो मुझे उसी से हार्डवेयर भी परचेज करना है और वही मुझे इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके देगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के बगैर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर वो हार्डवेयर मेरे लिए यूजलेस है। तो जो हमने एक नॉर्मल दुकान वाले से सिस्टम परचेज करा, उसमें हार्डवेयर का परचेज करना
सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज 10 का परचेस करना है, ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है। लेकिन अगर मैं एप्पल के शोरूम से मैकबुक और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर परचेस करता हूं, तो अब ये मेरे लिए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया तो क्या है, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल विद द कस्टमर। कस्टमर एक गुड्स एंड सर्विसेज से इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने की औकात, कैपेसिटी रखता हो, या तो अपनी मदद आपके तहत या किसी और रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद लेकर। एंड इन दोनों के दरमियान एंड लिखा है, यानी ये दोनों बातें पूरी होंगी तो गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट होंगे, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे। दूसरा क्राइटेरिया थोड़ा सा जजमेंटल है, जहां पे आपने अपने जजमेंट्स को इस्तेमाल करना है। मैं रीड करता हूं, फिर डिस्कस करता है। एंड entity promise to transfer goods or service is separately identifiable from other promises in the contract। एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल हो। अब सेपरेबल का क्या मतलब है, तो इसको भी स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है कि एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पे हाईली डिपेंडेंट ना हो, एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एज अ इनपुट ना इस्तेमाल हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कंबाइंड आउटपुट। एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो। अगर एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल है, तो जाकर ये सेकंड क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा। सेपरेबल क्या चीज है, इसको डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड ने क्या वर्डिंग इस्तेमाल की, वो हम डिस्कस करते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। स्टैंडर्ड कहता है फैक्टर्स दैट इंडिकेट टू और मोर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर गुड और सर्विसेज टू द कस्टमर आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। यानी कि अब जो मैं बातें रीड करने लगा हूं, अगर इन बातों में से कोई एक बात भी हो जाती है, तो हम कहेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेबल नहीं है, और गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेबल नहीं होंगे तो फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किए जाएंगे। कहता है factors that indicate that two or more promises to transfer good or services to a customer are not separately identifiable include but are not limited to। ये कुछ इन्होंने हमारी जजमेंट के लिए बातें लिखी हैं। क्या लिखा है, entity provides significant services of integrating the goods or service with other goods and services promised in the contract into the bundle of goods or services that represent the combined output। यानी कि अगर एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की को इंटीग्रेट करके कोई कंबाइंड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, एक गुड्स एंड सर्विसेज एज अ इनपुट इस्तेमाल हो रहा है टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, तो इसका मतलब है ये सेपरेबल नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। या फिर the goods or services significantly modifies और customize other goods and service। अगर एक गुड और सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। या फिर गुड्स और सर्विसेज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड। अगर एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पे इंटरडिपेंडेंट है, हाईली इंटररिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है यानी कि डिस्टिंक्ट नहीं है, और अब ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा। तो पहला वाला क्राइटेरिया, दूसरा वाला क्राइटेरिया काफी ज्यादा जजमेंटल है। आपने अपनी असेसमेंट, अपनी जजमेंट्स को इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्या एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल है या नहीं। तो यही बात हमने यहाँ लिख भी दी है। Assessment requires judgment and consideration of all relevant facts and circumstances। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कि आप लोग मेरे स्कूल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस के लिए इनरोलमेंट करवाते हो, आप लोग मेरे स्कूल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस के लिए इनरोलमेंट करवाते हो, और मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस में ऐड देता हूँ कि अगर आप हमारे स्कूल से इस सब्जेक्ट की इनरोलमेंट करवाओगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि क्या ये लेक्चर्स और हैंडआउट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या ये सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जिसको आप एसेस कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल कि मैंने अपना लेक्चर और हैंडआउट इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे क्लासेस ना ले, सिर्फ मेरे हैंडआउट्स यूज करे, तो वो इन हैंडआउट से भी खुद से पढ़कर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कवर कर सकता है। यानी जो मेरा हैंडआउट है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि कोई बंदा चाहे तो उससे सेल्फ स्टडीज भी कर सकता है, उसको मुर्तजा गाइड की जरूरत नहीं है, यानी वो हैंडआउट का बेनिफिट खुद ले सकता है। सेकेंडली, जो मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, क्लासेस में भी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स वर्बली डिस्कस कर रहा होता हूँ, डायग्राम्स बना रहा होता हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद बना बना के सॉल्व कर रहा होता हूँ। यानी मेरी क्लासेस का कंडक्ट हैंडआउट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं हैंडआउट के बगैर भी क्लासेस ले सकता हूँ। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, इस तरह का सिनेरियो है, तो आप कह सकते हो कि सर लेक्चर से एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, हैंडआउट एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है।
लेकिन एट टाइम्स बहुत सारे टीचर्स के नोट्स और लेक्चर्स इस तरह से इंटीग्रेट हुए होते हैं कि अगर किसी क्लास में हैंडआउट ना हो तो टीचर क्लास कंडक्ट नहीं कर पाता, या वो हैंडआउट से अगर कोई स्टूडेंट खुद से कवर करना चाहे, खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहे, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, उसको टीचर की हेल्प या टीचर्स के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट ही होती है। तो अगर तो मैंने लेक्चर्स और हैंडआउट इस तरह से बनाए कि मेरी क्लास कंडक्ट नहीं हो सकती बगैर हैंडआउट के, मेरे हैंडआउट से बेनिफिट नहीं लिया जा सकता बगैर लेक्चर के, तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि क्लास लेक्चर्स और हैंडआउट एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा। ऑब्वियसली ये जो स्टेप मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का नाम है। ये कोई 2+2=4 वाला रूल नहीं है। यहाँ पे टोटली आपकी जजमेंट इस्तेमाल होगी, आपकी असेसमेंट इस्तेमाल होगी, आप सारे सिनेरियोस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को असेस करोगे और फिर अकॉर्डिंगली कंक्लूड करोगे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं। जब तक डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं होता, आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली डिस्टिंक्ट के क्राइटेरिया तक पहुंचेंगे। तो यही बात हमने यहाँ लिखी भी है। If a promised good or services is not distinct, if a promised goods or services is not distinct, an entity should combine the goods or services with other promised goods and services until it identifies a bundle of goods and services that is distinct. अगर आप एक इंडिविजुअल गुड और सर्विस को डिस्टिंक्ट कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो आप इसे दूसरे गुड्स के साथ कंबाइन करते जाएं जब तक डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट ना हो जाए। अब अगेन चूंकि ये थ्योरेटिकल स्टेप है जिसमें आपकी काफी ज्यादा जजमेंट और असेसमेंट इस्तेमाल हो रही होगी, तो हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है। सर हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ रही है पीको लिमिटेड के नाम से, मैं रीड करता हूँ। कहता है पीको लिमिटेड sell 10 washing machines for rupees 20,000 each to a retailer company. Pico Limited also provides the following free of cost. अब अगेन कस्टमर को आप कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विस आप प्रॉमिस कर रहे हो, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई होगी। तो पीको लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें 10 वॉशिंग मशीन दी जाएगी 20,000 रुपए की रिटेलर कंपनी को, और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें भी दी जाएगी। फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस फॉर 3 years, 10 kg of washing powder every month for next 18 months, and a discount voucher for 50% discount if next purchase is made in the next 6 month. तो हम बेसिकली यहाँ पे कस्टमर को कह रहे हैं कि आप हमसे 20,000 रुपए में 10 वॉशिंग मशीन खरीदो, 3 साल तक फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस देंगे, 18 महीनों तक फ्री में सर्फ या वॉशिंग पाउडर दे रहे होंगे, और साथ में आपको एक डिस्काउंट वाउचर भी दिया जाएगा कि अगर आप हमसे फ्यूचर में अगले 6 महीनों में कोई परचेजेस करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा असेस करें तो वॉशिंग मशीन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्फ या वॉशिंग पाउडर और 50% डिस्काउंट वाउचर, ये चारों चीजें इंडिविजुअली ऐसी नजर आ रही है जिससे कस्टमर आइसोलेशन में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है। यानी कस्टमर मुझसे सिर्फ वॉशिंग मशीन ले, बाकी चीजें ना ले, तो वो वॉशिंग मशीन का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है। कस्टमर मुझसे सिर्फ सर्फ ले, बाकी चीजें ना ले, तो कस्टमर सिर्फ सर्फ को यूज मतलब ऑब्वियसली अपना वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करके सर्फ का बेनिफिट ले सकता है। कस्टमर मुझसे सिर्फ डिस्काउंट वाउचर ले, सर डिस्काउंट वाउचर कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट है? देखिए जब आप किसी को डिस्काउंट वाउचर देते हैं ना, तो आप उसको वादा करते हैं कि आप उसको फ्यूचर में डिस्काउंट देंगे, यानी कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे। तो डिस्काउंट वाउचर की एक सेपरेट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे आने वाले वक्तों में। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे, दैट इज कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर मैं किसी को डिस्काउंट का वादा कर रहा हूं तो मैं उसको इकोनॉमिक बेनिफिट का वादा कर रहा हूं कि भाई आप इस वाउचर को रिडीम करवाकर मुझसे फ्यूचर में डिस्काउंट ले सकते हो। तो यहाँ पे अपेरेंटली अगर हम गौर करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 1 वॉशिंग मशीन, नंबर 2 रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, नंबर 3 वॉशिंग पाउडर, एंड नंबर 4 डिस्काउंट वाउचर्स। मैं रीड करता हूं इसका आंसर। कहता है there are 4 separate performance obligation as all the goods and services are distinct because the retailer company can benefit from the goods and service on its own, and Pico Limited promise to transfer goods or service is separately identifiable from other promises in the contract. Following are the separate performance obligation: delivery of washing machine, service and maintenance for 3 years, 10 kg washing powder over the next 18 months, एंड डिस्काउंट वाउचर्स। तो यहाँ पे बेसिकली 4 सेपरेट डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख दिया कि इनका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा। ऑब्वियसली ये बात हम स्टेप 5 में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वॉशिंग मशीन का रेवेन्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वॉशिंग मशीन डिलीवर हो जाएगा, सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 3 years में जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
वॉशिंग पाउडर का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ 18 मंथ, जैसे जैसे वॉशिंग पाउडर प्रोवाइड करेंगे। और डिस्काउंट वाउचर, जब वो डिस्काउंट वाउचर रिडीम होगा तब उसका रेवेन्यू अकॉर्डिंगली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा। हमारे पास और भी इलस्ट्रेशन है, और भी इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन इसमें आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। कहता है ऑफिस सोल्यूशन, अ लिमिटेड कंपनी हैज डेवलप्ड अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कॉल्ड कॉमसॉफ्ट। ऑफिस सोल्यूशन हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद लॉजिस्टिकली टू सप्लाई द फॉलोइंग। एक कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है ऑफिस सोल्यूशन के नाम से, जो कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का कोई पैकेज सेल कर रही है कॉमसॉफ्ट के नाम से। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी के साथ एक सॉफ्टवेयर का एग्रीमेंट कर रही है। एग्रीमेंट के तहत लाइसेंस टू यूज द कॉमसॉफ्ट, हम यानी कि कॉमसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका यूज करने का लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन सर्विसेज, दिस मे रिक्वायर्ड एन अपग्रेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट सॉफ्टवेयर पैकेज डज नॉट नीड टू बी कस्टमाइज। यानी कि हम उसको इंस्टॉल करके देंगे, लेकिन इस इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर कोई कस्टमाइज नहीं हो रहा होगा। टेक्निकल सपोर्ट फॉर 3 ईयर, हम 3 साल तक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग्स आते हैं, कोई एरर्स आते हैं, कोई इश्यूज आते हैं, उनको भी रिजॉल्व करेंगे। एंड 3 ईयर्स ऑफ अपडेट फॉर कॉमसॉफ्ट, और 3 साल तक हमारे इस सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। आगे कहता है ऑफिस सोल्यूशन इज नॉट ओनली द कंपनी एबल टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड द टेक्निकल सपोर्ट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय अदर कंपनीज। द सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन विदाउट द अपडेट्स एंड विदाउट द टेक्निकल सपोर्ट। अब इस पैरा में इसने बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी जो कि हमारी क्लैरिटी को हमें इसके सिनेरियोस को क्लियर करेगा। कहता है हमने ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, हम इसको इंस्टॉल करके देंगे, 3 साल तक टेक्निकल सपोर्ट देंगे, और 3 साल तक जो भी अपडेट्स आएंगी वो प्रोवाइड करेंगे। कहता है जरूरी नहीं है कि हम ही इसको इंस्टॉल करें, अगर ये हमसे सॉफ्टवेयर परचेस करे और किसी और से इंस्टॉल करवाए तो भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये हमसे ही टेक्निकल सपोर्ट है, ये किसी और को भी टेक्निकल सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये टेक्निकल सपोर्ट हमसे ना भी ले, ये हमसे अपडेट्स ना भी ले, तो भी ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके आंसर को रीड करने से पहले ही आपने कंक्लूड कर लिया होगा कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट में 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 1 सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इंस्टॉलेशन सर्विसेज, नंबर 3 टेक्निकल सपोर्ट, एंड नंबर 4 रेगुलर अपडेट्स। तो यही चीजें मैं रीड कर लेता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। एक्सप्लेन वेदर the goods and services provided to the company are distinct in accordance with IFRS 15। अब इसको सोल्यूशन रीड करता है। Comsoft was delivered before the other goods and services and remain functional without the update and the technical support. It may be concluded that logistically can benefit from each of the goods and services either on its own or together with other goods and services that are readily available। हमने जब सॉफ्टवेयर डिलीवर किया तो हमने कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं दी, कोई अपडेट्स नहीं दिया, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर से भी इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है, खुद इंस्टॉल करके या किसी और से इंस्टॉल करवा कर। The promise to transfer each goods and services to the customer are separately identifiable. In particular, installation services does not significantly modify the software itself, and as such, the software and the installation services are separate output promised by the office solution rather than input to produce the combined output। देखिए इस पैरा में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। कह रहा है एक तो हम सॉफ्टवेयर को यूज करने का या सेल करने का लाइसेंस दे रहे हैं, सेकेंडली हम इंस्टॉल करके भी दे रहे हैं। अच्छा, हम जो इंस्टॉल करके दे रहे हैं ना, उसमें हम सॉफ्टवेयर को कोई बहुत ज्यादा कस्टमाइज या मॉडिफाई नहीं कर देंगे, जो सॉफ्टवेयर है उसी को इंस्टॉल करके दे देंगे, और वो चाहे तो हमसे इंस्टॉल ना करवाए, किसी और से भी इंस्टॉल करवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर का सेल करना और उसकी इंस्टॉलेशन का करना, ये दोनों आपस में सेपरेबल है, ये दोनों आपस में सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज है। कोई ये ना समझे कि सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और उसको इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं तो अल्टीमेटली तो सॉफ्टवेयर ही दे रहे हैं तो ये सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, नहीं। चूंकि इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज नहीं हो रहा, तो सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड होना और उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोवाइड होना, ये दोनों एक डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। इन कंक्लूजन, the goods and services are distinct and the amount to 4 performance obligation in the contract under IFRS 15, and revenue from each would be recognized as each performance obligation is satisfied। तो जैसे जैसे ये चीजें आप कस्टमर को प्रोवाइड करते जाओगे, जैसे जैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कस्टमर को डिलीवर करते जाओगे, वैसे वैसे आप इसके अगेंस्ट रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे, आइदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बाद हम स्टेप 5 में डिस्कस करेंगे। इसी की तरह एक और एग्जांपल है, एक और इलस्ट्रेशन है हमारे पास, जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में फर्क क्या है कि हम सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ उसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन भी करके दे रहे हैं। और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन जरूरी है कि एंटिटी की नीड के हिसाब से, और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर देगी, चेंज कर देगी। तो हम रीड करते हैं इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। कहता है एन एंटिटी, a software developer entered into a contract with the customer to transfer software license, perform installation services, and provide unspecified
software update and technical support online and telephone for a 2-year period. Again same scenario, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें हम उसको सॉफ्टवेयर देंगे, इंस्टॉलेशन सर्विसेज देंगे, टेक्निकल अपडेट्स दे रहे होंगे, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे होंगे. कहता है the contract specifies that as a part of the installation service, the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with the other customized software application used by the customer. कह रहे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि हम इस कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ना, हम इसकी एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन भी करेंगे, और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन की वजह से इस सॉफ्टवेयर में नए फंक्शंस, नई फंक्शनैलिटी, नए फीचर्स ऐड करेंगे ताकि कस्टमर के दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ ये इंटरलिंक्ड हो जाए. The entity sells the license, installation services and technical support separately. The customized installation can be provided by other entities and the software remains functional without the updates and the technical support. कह रहे हैं आम हालात में हम सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और ये जो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम ही करें, ये चाहे तो किसी और से भी करवा सकता है, और सॉफ्टवेयर फंक्शनल रहेगा अगर आप टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट नहीं भी लेते हो. अब इस सिनेरियो को अगर आप थोड़ा सा असेस करें, इवैल्यूएट करें, अपनी जजमेंट और सारे फैक्ट्स को कंसिडर करें, तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. नंबर 1, सॉफ्टवेयर एंड इट्स कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन. नंबर 1, सॉफ्टवेयर एंड इट्स कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन. नंबर 2, सॉफ्टवेयर अपडेट्स. एंड नंबर 3, टेक्निकल सपोर्ट. देखिए, टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट ये तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. आई गेस ये बात कंक्लूड करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी. लेकिन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्यों है, जबकि इस सिनेरियो में तो ये कह रहा है कि आप चाहें तो किसी और से भी जाके कस्टमाइज करके इंस्टॉल करवा सकते हैं. तो इसका मतलब है कि कस्टमर उसका बेनिफिट तो हासिल कर सकता था अगर वो मुझसे सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदे और किसी और से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करवाए, तो बेनिफिट तो फिर भी हासिल कर सकता था. यस, आपके सवाल का जवाब यस है कि अगर वो मुझसे सॉफ्टवेयर खरीदे और मुझसे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ना करवाए, किसी और से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करवा ले, तो भी वो सॉफ्टवेयर का बेनिफिट तो ले सकता है. लेकिन यहाँ पर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन की वजह से सॉफ्टवेयर में ही फीचर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि क्लाइंट को हम बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की फॉर्म में गुड्स दे रहे हैं. तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन एक दूसरे पे काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे को काफी ज्यादा मॉडिफाई या कस्टमाइज कर रहे हैं. तो सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा. रीड करता हूं सॉल्यूशन को. The software license and the customized installation are not distinct. The entity identifies 3 performance obligations in the contract for the following goods and service: customized installation service that include the software license, software update and technical support. इसके बाद हमारे पास एक और आसान से एग्जांपल है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने रखा. इस एग्जांपल में कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है. कहता है ECL has entered into a contract with Kashif Builders for the construction of a residential project, including supply of construction material, architectural services, engineering and site clearance. ECL and its competitor provide such services separately also. एक कंपनी है ECL के नाम से जो कि काशिफ बिल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का. इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हम देंगे, आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी देंगे और इंजीनियरिंग भी करके देंगे, साइट क्लियरेंस वगैरह भी करके देंगे. और ये सारी सर्विसेज अगर चाहें तो सेपरेटली भी अलग अलग लोगों से ली जा सकती है. सवाल ये क्रिएट होता है क्या ये सब कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या ये सारी चीजें सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर की जाएगी. मैंने इसका आंसर रीड नहीं किया, लेकिन इसके सोल्यूशन, इसके क्वेश्चन को देखते हुए, इसके सिनेरियो को देखते हुए अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज वैसे तो कस्टमर अलग अलग ले सकता है, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट, एक दूसरे पे काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंबाइंड इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट दैट इज रेजिडेंशियल कोई प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल बिल्डिंग. इसका मतलब है ये सब कुछ मिला जुलाकर एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका आंसर रीड करते हैं. द डिफरेंट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंसेस being performed under the contract are separately identifiable, but customer cannot benefit from these services separately from others. Based on this, ECL should account for the service in the contract as a single performance obligation. तो ये सारी चीजें सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर की जाएगी. तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेप 2 था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. अगेन यहाँ पे कोई 2+2 4 का थंब रूल अप्लाई नहीं होगा, टोटली सारी बातें आपकी जजमेंट, आपकी असेसमेंट पे चलेगी.
एग्जाम सिनेरियो में जनरली आपको एग्जामिनर गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है कि गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है या नहीं है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है। और अगर लेट्स से कि एग्जाम के सिनेरियो में आपको सवालों को देखकर ये एक ना हो सके कि यार ये डिस्टिंक्ट है भी या नहीं है, तो फिर आप अजम्पशन लेकर भी अपनी वर्किंग्स को आगे ले जा सकते हो कि भाई इस सिनेरियो को देखते हुए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये डिस्टिंक्ट है या ये डिस्टिंक्ट नहीं है, और फिर अपने सिनेरियो को, अपने सवाल को आगे लेकर चल रहे होंगे। तो आई होप कि ये स्टेप 2 मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।